Hello dear students, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here and I'm also to take you into the beautiful world of biology and the beautiful world of plants. Right? Last topic है यार, जोश होना चाहिए. सेशन नंबर 4, ऑलमोस्ट सेशन नंबर 4 में है हम. और आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कौन है? एक ट्री पे हमारे जंगल बुक में हमारा बीनू, हमारा जो बड़ी है बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी का, वो बैठा है एंड इज थिंकिंग कि वाओ, क्या सोच रहा है वो? हमारा मोगली है ना वो बीनू, वो सोच रहा है कि हमने कितने ब्यूटीफुली लाइट डिपेंडेंट फेज, यहाँ पे सन दिख रहा है, सूरज की रोशनी, सनलाइट. या सो बीनू स्माइल कर रहा है उसके टाइगर फ्रेंड के साथ बैठा है, क्योंकि जंगल के सभी एनिमल्स उसके फ्रेंड है, राइट? और वो सोच रहा है कि हमने कितने ब्यूटीफुली टू मेन फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को सीखा, दैट इज लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज. डिफरेंट रिएक्शंस, क्या दोनों कैसे सिनर्जिस्टिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली. सो बीनू इज वेरी हैप्पी कि उसने जंगल में रह के भी हम सबके साथ क्या सीखा, फोटोसिंथेसिस का क्रूशियल पार्ट सीखा प्रीवियस सेशन में, सेशन नंबर 3, राइट? आप सबको याद है या नहीं? बीनू को तो अच्छे से याद है एंड ही इज रिवाइजिंग इन हिज माइंड. उसके पास नोटबुक, चेयर, टेबल, आपकी तरह इतने कंफर्ट्स नहीं है, एसी, राइट? वो तो जंगलों में रहता है, बट फिर भी उसका पैशन बहुत ज्यादा है. तो इसलिए हमें जिंदगी में पैशन होना जरूरी है कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है और हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, बहुत मेहनत करना है, राइट? सो लेट्स गो विद बीनू इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ what? plants, photosynthesis. okay, अभी आप सबके लिए एक नोट लिखा है हमेशा की तरह. प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक, कीप टेकिंग नोट्स. ये रेड पेन में क्यों लिखता हूं मैं हमेशा? क्योंकि इट्स अ रेड अलर्ट, यानी ये कंपलसरी आपको करना ही है, नोट्स बनाना है, नोटबुक्स के साथ रेडी रहना है, राइट? चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है. बट उसके बिफोर मुझे कल का रिवीजन करना और भी जरूरी लगता है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल पार्ट है. आप फिर से कंफ्यूज ना हो, या फिर मुझे देखना है कि आप कितने अच्छे से उसे समझ पा रहे हो. So without wasting any more time, come on, tell me which are the two main phases of photosynthesis. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम. और उसके बाद हमें, आज तो हमारा फोकस क्या है? आज का फोकस है adaptation in leaf to perform photosynthesis and different factors affecting photosynthesis, right? So two main phases क्या है, कौन बताएगा मुझे? Two main phases of photosynthesis, come on, tell me. First is light dependent phase. वेरी गुड. इसका दूसरा नाम क्या है? फोटोकेमिकल. वेरी वेरी गुड, फोटोकेमिकल फेज. ओके, सेकंड क्या है? सेकंड इज लाइट इंडिपेंडेंट. मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे तो क्या बनाना है? स्टार्च बनाना है. और मेरे इसमें क्या है? क्लोरोफिल है तो भी ठीक है, बट उसका काम लाइट में हो गया है. उसने एटीपी एंड एनएडीपीएच को बना लिया है. किसने? लाइट रिएक्शन में. इमीडिएटली वो ले लेंगे और उसके साथ हम अपने केल्विन साइकिल से ग्लूकोज को बना लेंगे. सो लाइट इंडिपेंडेंट फेज का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा मुझे? एग्जाम में पूछते हैं केल्विन साइकिल. वेरी गुड. अच्छा, अनदर नेम डार्क फेज. डार्क फेज है, बट डार्क फेज मींस कि वो नाइट में होता है. आप क्या बोलोगे? नो नो नो, हमें सर ने कई बार समझाया है. डार्क फेज यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, उसे लाइट की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने आप से ग्लूकोज बनवा लेता है. क्योंकि लाइट से जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स है, रेडीमेड एटीपी एडीपी, वो हमें मिल चुके हैं, इसलिए वो तो हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सो धूप में मेहनत करते हैं कौन? हमारे फार्मर्स, जैसे कि जिनकी वजह से हम रेडीमेड फूड स्टार्च ले लेते हैं. सो लाइट फेज में तो सब कुछ एटीपी एडीपी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको फार्मर्स का, तो वो भी करते हैं ना मेहनत इतनी सारी, लाइट्स में, सनलाइट में, दिन भर जो फार्मिंग करते हैं, और उसका रेडीमेड जो स्टार्च ग्लूकोज है वो तो हम कंज्यूम करते हैं आराम से. तो वैसे लाइट इंडिपेंडेंट है, उसको बस स्टार्च बनाना है. उसका भी फंक्शन काफी है, हाँ, ऐसा नहीं है, हम तो आराम से खा लेते हैं, मम्मा वगैरह जो भी फूड बनाते हैं. बट लाइट इंडिपेंडेंट फेज में भी केल्विन साइकिल होता है, बट उसे लाइट की जरूरत नहीं है. इट हैपन्स इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, उसका पाथवे चलते रहता है, एंजाइम्स एंड केल्विन साइकिल, राइट? इसे और क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज. क्यों बोलते हैं बायोसिंथेसिस? बायो, प्रीफिक्स बायो मींस रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बायो से रिलेटेड यानी ग्लूकोज जो भी बन रहा है, फूड, लिविंग थिंग्स से जो बना है. सिंथेटिक यानी सिंथेसिस. किसका सिंथेसिस हुआ है? ग्लूकोज एंड स्टार्च का. इज दैट क्लियर? दोनों क्लियर है? रिवीजन फिनिश्ड?
ओके, यस और नो? मुझे लगता है आपसे कोई खास आंसर नहीं आ रहा है मुझे। इज दैट श्योर? आर यू ऑल श्योर कि आपको समझ गया? ओके, लेट मी चेक। आपके लिए क्विज लेते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके लिए एक क्विज है और मुझे बताओगे, टेक्स्ट बुक सबके क्लोज होने चाहिए मेरे सेशंस में, मैंने हमेशा बोला है, सो नो चीटिंग। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, दिस इज फॉर यू। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखा है, एक तरफ है लेफ्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, एक तरफ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, राइट? तो लाइट डिपेंडेंट को क्या बोलूंगा मैं? नाम बता दो मुझे कोई। फोटोकेमिकल, यानी इसका नाम है फोटोकेमिकल। इतना तो समझ में आया। ओके, इसका क्या नाम है इंडिपेंडेंट का? बताओ मुझे जरा। इट इज डार्क फेज, दैट इज डार्क फेज और बायोसिंथेटिक फेज, राइट? क्लियर, समझ में आया सबको? बायोसिंथेटिक भी बोलते हैं। ओके, तो मुझे बताओ कि ये एरो, अपर एरो लेफ्ट कॉर्नर के स्क्रीन में लेफ्ट कॉर्नर पे अपर मोस्ट बॉक्स में देखिए और मुझे बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं? विच टू प्रोडक्ट्स, टू एरोज है, बताओ मुझे। लाइट रिएक्शन किसका यूज करता है? देखो एग्जाम में अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आज का ये क्विज आपका फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। एग्जाम में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई विल राइट लाइट डिपेंडेंट है तो लाइट का यूज हुआ, राइट? किसने किसने आंसर किया? फर्स्ट, यानी मुझे सबस्ट्रेट्स क्या चाहिए लाइट डिपेंडेंट के लिए? किसका यूज करूंगा मैं? लाइट प्लस व्हाट? टेल मी, बोलो मुझे। लाइट के साथ वाटर भी तो लगेगा ना, वाटर का ही तो फोटोलाइसिस होता है लाइट रिएक्शन में। फोटोलाइसिस तो मैंने लिखा H2O और वाटर। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ये नीचे एरोज है, यानी इसका यूज हुआ लाइट रिएक्शन में। अब क्या रिलीज हुआ वो मुझे बताओ। पहले तो क्या रिलीज हुआ और इधर क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो लाइट इंडिपेंडेंट में जाएंगे? कम ऑन टेल मी। फोटोलाइसिस में 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। सो क्या रिलीज होता है? सबसे पहले क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बोलो। कम ऑन बच्चों, ऐसा नहीं है, आप ऐसे कैसे भूल रहे हो? ATP बन गया, फॉस्फोरिलेशन होता है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन। वेरी गुड, वो ये सब टर्म्स याद रखो। यानी याद रखो कि लाइट ने ATP और क्या बनाया? NADPH रिडक्शन करके हाइड्रोजन आयंस को डाल दिया। फोटोलाइसिस में क्या होता है? 2H2O, देखो फिर से बताता हूं मैं, 2H2O फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। 2H2O in the presence of energy of photons, how many photons? 4 photons will break 4H plus 4 electron plus oxygen, right? ये देखो 2H2 यानी 4H plus, O2 यानी O ऑक्सीजन के 2 मोल्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली। अब जाके फिर इनका रिडक्शन में हेल्प होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP टू ATP, हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय NADP, NADP पिक करेगा और उसको H ऐड हो गया तो NADPH। इट इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसी पे बायोसिंथेटिक फेज डिपेंडेंट है। ये नहीं बना तो लाइट इंडिपेंडेंट बन ही नहीं सकता, इट इज टोटली डिपेंडेंट। यानी लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय लाइट डिपेंडेंट। उसी का यूज कौन करेगा? हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सेकंड, ये है फर्स्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे और एक एरो है नीचे, येलो बॉक्स के नीचे, इसे क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ऑक्सीजन O2 इज रिलीज। वेरी गुड, यहाँ पे तो O2 रिलीज होता है, आगे कहां होगा? राइट, ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, ATP NADPH अब यूज हो गए। अब मुझे बताओ, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है लाइट इंडिपेंडेंट का, इसके ऊपर फिर से एक एरो है, यानी सिर्फ ATP और NADPH से कुछ बन सकता है क्या? इसके साथ और क्या लगेगा? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में? H2O मेन रिएक्शन, डैश डैश प्लस H2O गिव्स C6H12O6। तो C6 यानी कार्बन बनाना है ग्लूकोज का, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। कम ऑन, जो टोमेटो से आता है। सो CO2 is utilized. Very good, amazing। ये इतना सिंप्लीफाइड वे है, अगर आप पॉज करके लिख लो नोट्स में, बॉक्सेस में, तो बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज इट विल हेल्प यू इन क्विक रिविजन। ये यूटिलाइज हो गया, ये देखो ये यहाँ पे जाएगा आगे। और अब इससे क्या बनेगा बोलो? इससे बनेंगे शुगर्स यानी ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज। फाइनली केल्विन साइकिल से क्या बनेगा? शुगर्स लाइक ग्लूकोज। देखो एक स्लाइड में हमने सब कुछ, पूरा सेशन 1 घंटे का कल का रिवीजन कर लिया। मैंने सब कॉन्सेप्ट इन डिटेल में रिएक्शंस पढ़ा है, बट मैंने सोचा एक क्विज तो हो जाए यार, मजा आ जाएगा। राइट, तो इट इज केल्विन साइकिल, ये जो बायोसिंथेटिक है। राइट, क्लियर सबको? देखो हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है क्या। लेट चेक,
light plus water, light dependent reactions gives out oxygen, utilizes ATP and NADPH which goes and utilized and then again they are recycled. इससे क्या बनेगा, फिर से क्या बनेगा बोलो मुझे, यहां पे जाके NADP एंड ADP ये फिर से आएगा, फिर से यूज होगा, ये कहां पे होगा, लाइट रिएक्शन में। समझ में आ रहा है? सो दिस गोज एंड गोज ऑन, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स हियर एंड देन शुगर, द फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लिख लो, अगर डाउट है तो प्लीज, डाउट क्या, आप ये नोटबुक में ऐसा चार्ट बना लो, आपके लिए परफेक्ट होगा। कोई भी एमसीक्यू कैसे भी एग्जामिनर को घुमाने दो, यू विल आंसर इट। सो दिस इज द आंसर, राइट। अ बिग स्माइल, कितना बढ़िया क्विज था ये। आई होप ऐसे मजेदार वे में जब हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे, आगे जाके हम रिवीजन जब लेंगे, तब भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिवीजन करने वाले, सो दैट इट विल बी फुल एंड फाइनल, आपके ब्रेन में बढ़िया से बैठ जाए बायोलॉजी। कोई डाउट मत रखना अपने दिल में या ब्रेन में कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, राइट। मैं इतना बार बार बोल रहा हूं, यानी मुझे 100% लगता है ये एग्जाम में पूछेंगे, सो प्लीज डोंट इग्नोर और डोंट जस्ट लिसन, लिसन विथ फुल फोकस एंड अटेंशन, राइट। आपके ब्रेन में अच्छे से जाना चाहिए। ओके बच्चों, वेरी गुड। सो चलो अभी आज का टॉपिक करते, बहुत रिवीजन कर लिया यार हमने कल का, राइट। सो अभी हेडिंग दे दो मेरे साथ, एवरीवन कम ऑन। अच्छा, एक ब्यूटीफुल एक बॉक्स दिया है। आई होप जिन बच्चों ने कल रिवीजन किया होगा टेक्स्ट बुक का, उन्होंने देखा होगा कि हाईली सिंप्लीफाइड समरी ऑफ द इवेंट्स इन लाइट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट, तो वो बॉक्स भी आप रिवीजन कर सकते हो। जो बॉक्सेस है ना टेक्स्ट बुक के, जो सेलिना टेक्स्ट बुक है, उसको अच्छे से पढ़ो, वो भी बड़े सिंप्लीफाइड है और मजा आएगा। आपके कॉन्सेप्ट अगर लेक्चर में क्लियर होगा तो आपको टेक्स्ट बुक फन लगेगा पढ़ने के लिए। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, वेरी गुड। चलो हेडिंग दे दो यार। अब क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में? सबसे पहले पढ़ेंगे, अब हमने फोटो, देखो इट्स अ स्टोरी, जंगल बुक में हम स्टोरी वाइज पढ़ रहे हैं, बीनू भी एंजॉय कर रहा है, तो हमने सब कुछ वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं हम इन डिटेल, क्योंकि ये टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए मैं काफी स्लोली ले रहा हूं इसे। आप देख रहे हो मैं कितना धीरे धीरे एक एक पेज के साथ ही पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट। सो हमने देखा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट, टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग, कैसे ऑक्सीजन वगैरह जाता है, कैसे सब होता है, फाइनली केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं लीफ के अंदर, सब कुछ हमने देख लिया। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स तो बन गए, बट अब बीनू सोच रहा है कि ऐसा लीफ में क्या एडाप्टेशन है, भगवान जी ने लीव्स को ऐसा क्या बनाया है जिस वजह से फोटोसिंथेसिस को फेवर करता है नेचर हमारा। सो एडाप्टेशंस of leaves or in a leaf to perform what? क्या परफॉर्म करने के लिए? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस ही होगा ना, यहां पे थोड़ी ना हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, राइट। इट्स फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली, राइट, क्लियर, ओके। टोटल 7 एडाप्टेशंस है, बड़े आसान है, एग्जाम में लाइन में लिख सकते हो आप। वेरी वेरी इजी टॉपिक, क्वेश्चन आए तो 100% ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, बट इसके कॉन्सेप्ट समझ ले सो दैट एग्जाम में आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे। ओके फाइन, चलो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट एडाप्टेशन इज लार्ज सरफेस एरिया। दिख रहा है आपको? सिंपल है बच्चों, बोलो मुझे, अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, राइट। अगर लार्ज सरफेस एरिया ना हो तो उतना सनलाइट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो नेचुरली अगर कोई आपको लीफ बोले तो आपके माइंड में, ब्रेन में कौन सा पिक्चर आता है? इमीडिएटली यूर, जो आपके ब्रेन में जो मेमोरी सेल्स है उसके न्यूरॉन्स आपके सामने एक पिक्चर रखते हैं लाइक दिस। कम ऑन, एग्री और नॉट? आप मेरे साथ एग्री करते हो? ऐसा पिक्चर आ जाता है। अ टिपिकल लीफ तो इतना ब्रॉड होता है, देखो इट्स ब्यूटीफुल, और इसमें अंदर से नीचे से बहुत सारे स्टोमेटा होंगे, CO2 अंदर जाएगा, ये रिलीज होगा, राइट। और वेपर्स के थ्रू H2O यानी ट्रांसपिरेशन होगा, उसके लिए भी हेल्प करता है, राइट। सो लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन। क्यों? फॉर मैक्सिमम, राइट डाउन फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम व्हाट? लाइट एब्जॉर्प्शन, राइट।
क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर से देखो यहाँ पे, हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कम ऑन देखो, the leaves are broad and flat giving large surface area to absorb as much as light possible. दिख रहा है आपको? कभी ऐसा भी शेप होता है, बट अल्टीमेट सरफेस एरिया देखो आप कैसा है, राइट? सो लार्ज सरफेस एरिया favors maximum light absorption, favors max light absorption. इज दैट क्लियर? सबसे आसान है फर्स्ट वाला एडाप्टेशन, वेरी गुड। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक चीज मुझे आपको बताना है कि आप बोलोगे सर कुछ प्लांट्स है जैसे ओलिएंडर है, ओलिएंडर सबको पता है, एज इन ओलिएंडर, ये किसका प्लांट है? ओलिएंडर, राइट? इसमें क्या होता है? इसमें नैरोइंग ऑफ लीव्स होती है। भूल गए क्या? ओलिएंडर का स्पेशीज नेरियम, नेरियम फॉर एन फॉर नैरो लीव्स। कम ऑन बच्चों, कैसे भूल रहे हो आप? किसमें देखा था हमने ये? ट्रांसपीरेशन के एडाप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर ट्रांसपीरेशन टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन प्लांट, संकन स्टोमेटा, फ्यूस्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, उसमें वन ऑफ द क्या था? नैरो लीव्स। देखो ऐसे कनेक्टेड है ये, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों है? यानी भाई इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्या? नहीं, इनमें भी होता है, बट इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको क्या चाहिए? ये प्लांट्स बोलते भाई हमें वाटर को कॉन्जर्व करना है, उनका मोटिव क्या है? नैरो लीव्स फॉर व्हाट? बोलो मुझे, नैरो लीव्स क्यों है ओलिएंडर के? टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन, टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन। इसमें जो स्टोमेटा है ना, कम सरफेस एरिया होगा तो कम ट्रांसपीरेशन, वो बोलता है भाई फोटोसिंथेसिस से कम लाइट एब्जॉर्ब हुई तो चलेगा, जितना फूड है हम बना लेंगे, बट अगर ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो गया तो वो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, राइट? प्लांट विदाउट वाटर सस्टेन ही नहीं कर सकता। सो टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन इन ऑर्डर टू कॉन्जर्व वाटर, इन ऑर्डर टू कॉन्जर्व वाटर, इसलिए इनमें एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन, जिसमें क्या है? नैरो लीव्स होती है। जनरली ऐसी लीव्स नहीं होती, बट इनमें होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। सेकंड एडाप्टेशन नाउ। अच्छा उसके पहले और एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया है ओलिएंडर के साथ। इट इज, ये कौन सा ट्री है, किसके लीव्स है, कोई बताएगा मुझे? कम ऑन, वेरी इजी, पाइन। देखा होगा आपने, उनमें देखो लीव्स कैसे होता है। अगर ऐसा है तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कितना कम सरफेस एरिया दिया है इन्होंने, राइट? अगेन क्यों? इनमें भी इन्हें ट्रांसपीरेशन को कम करना है। बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो स्टोमेटा का नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसे होता है, राइट? सो दिस इज पाइन। अगेन एडाप्टेशन यानी एक्सेप्शन है ये, वन ऑफ द एक्सेप्शन वेयर देयर इज नैरो सरफेस एरिया, नैरोइंग ऑफ लीव्स, narrowing of leaves, right? to what? Minimize transpiration. क्लियर? दोनों भी एग्जाम्पल में, एग्जाम में पूछा तो आप लिखोगे ना। सो दीज आर पाइन के लीव्स है, पाइन लीव्स, पाइन लीव्स। मजा आ रहा है ना? फोटोग्राफ्स के साथ क्लैरिटी आ जाती है। आप नेचर में कभी ऑब्जर्व करोगे पाइन ट्री को तो आप खुद बोलोगे अरे नैरो है लीव्स, क्यों है? क्योंकि वाटर को कंजर्व करना है। और एडाप्टेशन लीव्स में जनरली लार्ज सरफेस एरिया होता है, बट कुछ लीव्स में वाटर लॉस को प्रिवेंट करना इज द प्रायोरिटी। हर एक अलग अलग क्लाइमेट में, कुछ डेजर्ट्स में होते हैं, कहीं कुछ टेम्परेट क्लाइमेट्स में होते हैं, हर एक का अपना अपना है नेचर। तो वैरायटी ऑफ ट्रीज है, वैरायटी ऑफ डिफरेंस आएगा उनके फंक्शनिंग में, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेकंड देखेंगे हम, सेकंड एडाप्टेशन, दैट इज लीफ अरेंजमेंट। अब इतने बच्चों वाले हैं, आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी, आप इतना क्यों स्लोली ले रहे हो? तो पहला वाला थोड़ा मुझे एग्जांपल देना था, सेकंड तो काफी आसान है। क्या है? देखो यहाँ पे एक लीफ है। अब ये लीफ कैसा है? इट इज राइट एंगल टू द लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट। अगर ये एक, सॉरी जस्ट अ मिनट, देखिए, राइट, ये एक राइट स्टेम है उसका, स्मॉल स्टॉक है, वहां से एक पेटियोल निकलता है टिपिकल लीफ में। यहाँ पे वीनस सिस्टम है, इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, राइट?
जो कि सब कुछ मेसोफिल्स में लेके जाते हैं डिफरेंट एरियाज में. सो आइडियली इट इज व्हाट, ये कितना एंगल है यहाँ पे देखो, इट इज ऑलमोस्ट, ये राइट एंगल को लग रहा है ना, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं बट मोर और लेस इट इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. सो राइट एंगल टू द लाइट सोर्स, राइट एंगल टू द लाइट सोर्स. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसा होता है लीफ, ब्लेड, लैमिना, ये बाकी के पार्ट्स ऑफ लीव्स दिए, साइड वेन, अपेक्स एंड मिडरिब वेन, वीनस सिस्टिन जो होती है, राइट. बट इसका पोजीशन कैसा है? राइट एंगल. क्लियर दिख रहा है आपको? ये देखो ऐसे, ज्यादातर लीफ बोलते हैं हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट. सो व्हाई इट इज दैट राइट एंगल टू द सोर्स? टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट. व्हाट? टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड बच्चों. फटाफट लिखना है नोट्स में, सिर्फ देखना या सुनना नहीं है, इजी है, पॉज करके भी लिख सकते हो. क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस, बताओ मुझे. अब ये तो मैंने सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको मैं बार बार क्या एक्सप्लेन करूं, राइट. उतना टाइम आगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे देंगे. तो क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस आर ट्रांसपेरेंट एंड वाटर प्रूफ. दे आर ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, राइट, एंड व्हाट, वाटर प्रूफ. टू अलाउ, किस लिए? क्यूटिकल होता है ना थिन लेयर, जितना थिन होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन भी होगा. थिक एडाप्टेशन थिक क्यों होता है? क्योंकि हमें ट्रांसपिरेशन कम करना है. बट वो जब ट्रांसपेरेंट हुआ तो ही लाइट जाएगा ना. कोई अगर ब्लॉक लाइट ब्लैक कलर का या फिर ऐसा कुछ रहा तो लाइट जा सकता है कि उसमें से बहुत कम. तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल तक कैसे जाएगा? इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड वाटरप्रूफ टू अलाउ लाइट, to enter freely. Is that clear? समझ में आया? अच्छा, फोर्थ एडाप्टेशन बता दो मुझे. वेरी इजी. न्यूमरस स्टोमेटा. लॉजिकल है, लॉजिकल सब कुछ इसमें बहुत सोचने जैसा या बहुत कुछ आ रहा है नहीं समझ में, ऐसा कुछ है तो आप बता देना है. मुझे तो नहीं लगता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को क्या समझेगा क्या नहीं, राइट. सो to allow rapid exchange of gases, to allow rapid exchange. अच्छा, स्टोमेटा सिर्फ क्या ट्रांसपिरेशन के लिए है क्या? नहीं, ट्रांसपिरेशन तो इनएविटेबली हो जाता है. इट इज द प्राइस प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपिरेशन हो गया बाबा, चलो उससे वाटर का पुलिंग भी बनता है, वो भी इंपॉर्टेंट है. बट द मेन फंक्शन वाई स्टोमेटा आर देयर, CO2 अंदर आ जाए, फोटोसिंथेसिस हो और फूड बनाए. फूड इज द प्रायोरिटी, ह्यूमंस की भी प्लांट्स की भी, और उन पे ही तो हम डिपेंडेंट है. और प्लांट को खुद की ग्रोथ के लिए भी तो फूड ही चाहिए, वही. सो रैपिड एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गैसेस. कौन से गैसेस? CO2, राइट, एंड ऑक्सीजन. क्लियर? ऑक्सीजन बाहर जाएगा फोटोसिंथेसिस में जैसे भी, राइट. अच्छा, फिफ्थ क्या है? इट इज द थिननेस ऑफ लीव्स. थिननेस ऑफ लीव्स क्या है ये कौन बताएगा मुझे? सो reduces the distance between cells, facilitating rapid transport. It reduces the distance. Thin जितने leaves है, it reduces the distance between cells. Facilitating, क्या facilitate कर रहा है वो? It is rapid transport. Rapid transport को facilitate करेगा. फटाफट सब कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट्स बने फोटोसिंथेसिस के, राइट. अगेन इट इज वन ऑफ द एडाप्टेशन. ओके, वेरी गुड. सिक्स क्या है कौन बताएगा मुझे? दी क्लोरोप्लास्ट. बताओ मुझे यार, ये कितना आसान है. क्यों? They are concentrated in the upper layers of the leaf to obtain light energy quickly. They are concentrated in what? In the upper layers of leaves. In the upper layers of leaves. For what? Leaves to layers of the leaf to obtain what? बोलो मुझे. ज्यादा क्लोरोप्लास्ट अपर लेयर में क्यों होंगे? जितनी लाइट एनर्जी जाएगी उतना ज्यादा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और ATP NADPH बन के केल्विन साइकिल के साथ फूड बनेगा. सो टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली. और ऊपर रहेगा तो सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा होगा, राइट. टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी क्विकली. फोटॉन्स जो होते हैं ना, उनके हेल्प के थ्रू, यानी फोटॉन्स को ज्यादा कैप्चर करेगा, राइट.
लास्ट वेरी वेरी इजी, एक्सटेंसिव वीनस सिस्टम ऑलरेडी बता दिया है मैंने। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में प्रीवियस वीनस सिस्टम दिख रही है आपको, कितने सारे वेन्स होते राइट। ये वेन्स यानी अपने वाले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं सर्कुलेशन में, ह्यूमन बॉडी के वेन्स नहीं, इनको वेन्स बोलते हैं। इनमें ब्लड होता है क्या? नहीं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का सवाल ही नहीं है। वेन्स यानी इसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है राइट। सो वीनस सिस्टम का क्या है? फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सिस्टम। मेसोफिल में स्पॉन्जी में होता है ना बंडल्स ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम के, याद है आपको? सो फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई एक्सटेंसिव वीनस सिस्टम होता है। वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया? इतना आसान था, मैंने बोला था ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ। हेडिंग दे दो अपने बुक में, और पहले वाला नोटबुक में पहले वाला लिख लिया, नहीं तो पॉज करके लिख लो, उस पर भी क्वेश्चन आता है। इजी लगता है बट आप वो भी नहीं लिख पाते एग्जाम में, क्योंकि आप नोट्स से प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो, बनाते नहीं हो। लेजी नहीं होना है, गुड स्टूडेंट्स होना। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स, तो इसलिए मेरी बात माना करो। देयर आर 3 एंड प्रोडक्ट्स। कितने? देयर आर 3 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बता दो, हमने सब कुछ तो प्रोडक्ट्स देख लिए ना। क्या क्या बनेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन से पहले हम केल्विन साइकिल वाला प्रोडक्ट लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लूकोज। ऑक्सीजन तो रिलीज होगा ही, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा तो हम ह्यूमंस ब्रीदिंग करके, हम अपना रेस्पिरेशन करके, हमारा लिविंग भी नहीं होगा अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो। सो ग्लूकोज C6H12O6, is that clear? Any doubts in this? Very good. केल्विन साइकिल में बनाया ना ATP और NADPH का यूज करके। सेकंड है वाटर एंड थर्ड बताओ मुझे एंड प्रोडक्ट में क्या है? इट इज ऑक्सीजन। हाँ, वेरी गुड। O2 इज रिलीज्ड। अरे भूल गए क्या? इतने जल्दी कैसे भूलते हो आप लोग? कम ऑन, भूलना नहीं है। फाइन, सो दिस आर दी एंड प्रोडक्ट्स। वाटर यूज भी होता है, रिमेंबर जो वाटर हमने यूज किया था H2O फोटोसिंथेसिस में राइट, जिसका फोटोलाइसिस किया, वो तो अलग है। और ये क्या है? दिस इज नॉट द सेम वाटर है, ये रीफॉर्म हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, द वाटर इज रीफॉर्म्ड। क्लियर? वेरी गुड। चलो, ये इतना हो गया सबको, ये 3। अब हमें देखना है कि इनका एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या होता है। फर्स्ट 1 बाय 1 जाएंगे। ग्लूकोज राइट, फर्स्ट ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? बताओ। वेरी इजी बच्चों, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपको। देखो, द सिंपल शुगर ग्लूकोज, सिंपल शुगर है, एग्री? सिंपल शुगर, राइट डाउन, ग्लूकोज is used in 4 different ways, is used in 4 different ways। कौन से different ways है? 4। ओके, फर्स्ट immediately consumed by the plant। बोलो, अब प्लांट ने बनाया है तो खुद के लिए भी तो लगेगा ना। जैसे हमने आपने 9th में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक पढ़ा है, उसमें क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2, इसका होके फिर CO2 एंड बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन तो डे एंड नाइट प्रोसेस है, वो दिन भर चलती है प्लांट में। जैसे फोटोसिंथेसिस इट हैपेंस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम जनरल में। बाकी तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि फोटोसिंथेसिस नाइट में भी होता है। देयर आर डिफरेंट C3 C4 प्लांट्स एंड कैम पाथवे, बट वो आपके लेवल का नहीं। इट इज 11th 12th नीट, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफली आपको उसका रेफरेंस आएगा, आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो अभी तो याद रखो कि रेस्पिरेशन इज अ फुल ऑन प्रोसेस सभी प्लांट में, दिन में नाइट में, क्योंकि उनको खुद को ब्रेक डाउन करना है ना जो ग्लूकोज बनाया, तभी तो एनर्जी मिलेगी ATP। अब उसने बनाया एक तरफ है, हम तो फ्रूट्स लेते हैं, बट अपनी ग्रोथ के लिए भी तो प्लांट को चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं वो देगा यानी सिर्फ डोनेट ही करेगा क्या हम सबके लिए? प्लांट को खुद की भी ग्रोथ चाहिए। सो इमीडिएटली कंज्यूम्ड, फर्स्ट इमीडिएटली consumed by plant cells। Clear? Any doubts in this? Easy है।
सेकंड, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसोल्यूबल स्टार्च, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, जैसे पोटैटो है उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है फूड, जो भी है, या फिर बहुत ग्लूकोज जो है वो कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा तो रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, और सोल्यूबल फॉर्म में करेंगे तो वो तो पानी के साथ ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका, तो इसलिए इनसोल्यूबल फॉर्म यानी जो ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, स्टार्च, राइट, स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, और वो इनसोल्यूबल होता है। जब हम ह्यूमन स्टार्च लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम उसको सलाइवरी अमाइलेज से ब्रेक करते हैं माल्टोज में, फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ब्रेक करती है, देन इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। तो देखो इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टोटली, इसलिए हमें प्लांट्स को हर एक को गार्डनिंग करना है, प्लांट्स हर एक ट्री सबने प्लांट करना है 1 मंथ में एक बार, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट, प्लांट्स गिव अस सो मच, तो हमारा फर्ज है कि हमें कुछ नेचर को देना चाहिए। Plants are the gift given to us, all of human beings, by the nature. So it's our responsibility कि हमें भी करना चाहिए. So in the form of insoluble, insoluble starch. Clear? समझ में आ रहा है आपके? Okay, converted into sucrose. कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, जैसे केन शुगर है उसमें सुक्रोज में बन जाएगा, डाइसैकराइड है ना सुक्रोज, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकराइड यानी एक मॉइटी, सुक्रोज में 2 होते हैं, राइट। देन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, मैंने बोला था ना यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, हमने ऑलरेडी कल भी सीखा है कि जो भी स्टार्च बनेगा पॉलीमराइजेशन, कुछ प्लांट्स में क्या होगा, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज का ऑयल्स प्रोटीन्स में भी होगा, और दैट वे वो स्टोर होगा अलग अलग प्लांट्स में। जैसे कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, तो वो किससे बनता है, भुट्टा, कॉर्न, तो कॉर्न का जो प्लांट है उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ दाल, राइट। सो हर एक का अलग अलग आगे जाके उसका कन्वर्जन होते रहता है जो भी फूड बना है। इज दैट क्लियर? कितना आसान है, मैंने बोला था। सेकंड जो है वाटर, अब वाटर का क्या होता है बताओ मुझे, काफी आसान है, ये बच्चों वाला है, still I am explaining everything. Water produced in the process may be reutilized in the continuance of photosynthesis. Water produced in the process as an end product reutilized, देखो ना वही वाटर रीयूटिलाइज होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस के लिए फिर से वाटर लगेगा, सो रीयूटिलाइज इन द कंटिन्यूअंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द कंटिन्यूअंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? ये तो सबसे आसान है। अब थर्ड, वन मोर इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन इज अवर लाइफ, हम बोलते हैं ना ह्यूमंस के लिए भी। So some of the oxygen may be used in respiration in the leaf cell. मैंने कहा था ना फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में होता है, जैसे हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स डे एंड नाइट रेस्पायर करते हैं क्योंकि उनको भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके उसी के थ्रू एटीपी मिलेगी और वही एटीपी उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? कितना सिंपल और कितना ब्यूटीफुली पढ़ रहे हैं हम, राइट। सो सम ऑक्सीजन में बी यूज्ड, सम ऑक्सीजन में भी क्या यूज ही होता है in respiration in leaf cell, in photorespiration in leaf cells, photorespiration in leaf cells, right। उनको तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतना फंक्शन, बट द मेजर पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लगता है जितना जरूरी है, बाकी प्लांट दे देते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ O2 diffuses out, diffuses out into the atmosphere through the stomata, into atmosphere, stomata के थ्रू बाहर जाता है ना जो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, बट उसमें से कुछ कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं सेल उनके रेस्पिरेशन के लिए, फोटो रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमाटा, राइट। डिफ्यूजेस आउट, क्लियर, मेजर पोर्शन, राइट। एंड इन द सेंस इवन दिस ऑक्सीजन इज नॉट अ वेस्ट, तो ये वेस्ट है क्या जो बाहर निकला? नहीं, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट फॉर देयर एग्जिस्टेंस। प्लांट भी, उनके नाइट में भी प्लांट को तो खुद के लिए लगता ही रेस्पिरेशन को, बट इट इज नॉट अ वेस्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट फॉर, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स
हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, राइट? रिक्वायर्ड इट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, देयर वेरी एग्जिस्टेंस, उसके सिवा तो हम जी नहीं सकते ऑक्सीजन के सिवा. सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स प्लांट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. कम ऑन एवरीवन से थैंक्स, क्योंकि उनके वजह से जो एंड प्रोडक्ट हुआ है फोटोसिंथेसिस का, वही ऑक्सीजन हम यूटिलाइज करें. सो वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स प्लांट्स. ओके बच्चों, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, हमें अब आपको सुनो, मैं बताना चाहता हूं कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड ट्रांसलोकेशन वो कैसे होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड इट्स क्या, ट्रांसलोकेशन. हाँ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये तो आपको मैंने बोला भी है और आपको ये 8th में भी हुआ है. अब नहीं, अब कहाँ भागोगे क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों? बताओ बताओ, कैसे यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड एंड ट्रांसलोकेशन, क्या होता है ट्रांसलोकेशन? पहले वो तो बता दो मुझे, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? कम ऑन. जो फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड, मैंने तभी बताया था आपको ये बात. अगर आप भूल गए हो तो सेशन रिवाइंड कर लो, बट मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. आप तो मानते नहीं हो, पढ़ाई नहीं करते हो, मुझे तो बार बार बताना ही है. देखो बच्चों, ट्रांस प्रेफिक्स लगा, इसमें क्या प्रेफिक्स है? ट्रांस. ट्रांस मीन्स फ्रॉम ए टू बी. मैंने कहा था आपको वेरी फर्स्ट सेशन जो मैंने आपका बायोलॉजी का लिया था, राइट? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में ही बताया था. सो एक जगह से दूसरी जगह जाना. अब लोकेशन, राइट? अब ये क्या हो सकता है एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो जाए तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ. ट्रिक इन द सेंस, आप मजा, आप बड़ा एंजॉय करोगे. आप बोलोगे सर ऐसे भी याद रख सकते हैं. मैंने शायद बताया है, बट फिर भी मैं बताऊंगा फिर से आपको. आई डोंट रिमेंबर, या फिर शायद 8th ICSE बैच को पढ़ाते वक्त बताया होगा. बट एनीवेज मैं आपको भी तो बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें दिया है अभी इस बार, राइट? सो ट्रांसलोकेशन इन सिंपल वर्ड इज व्हाट इट इज, मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. movement of something from one place to another. Is that clear? समझ में आ रहा है? अब देखो, अब समथिंग यानी अगर ट्रांसलोकेशन अपना प्लांट्स में हो तो इट इज व्हाट इज मूवमेंट, किसका हो रहा है? फूड का हो रहा है ना. इन प्लांट्स इट इज अबाउट फूड. इन प्लांट्स फूड और सोल्यूट्स जो बना है फोटोसिंथेसिस का, उसी का ट्रांसलोकेशन होगा, राइट? क्लियर? अब आपको पता है ह्यूमंस में वगैरह अगर आप जेनेटिक्स आगे पढ़ोगे 11th 12th और MBBS लेवल में, तो उसमें ट्रांसलोकेशन एक कॉमन वर्ड है. इसमें किसका ट्रांसलोकेशन बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स का. जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत बार न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट डिटैच हो जाते हैं. उसके डिटेल्स नहीं बताऊं आपको, ब्रीफली सिंप्लीफाई करके बताता हूं. और उसमें एक जगह से दूसरी जगह गया तो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है उसमें, राइट? सो ऐसे ट्रांसलोकेशन होता है. जैसे ल्यूकेमिया में भी ट्रांसलोकेशन का रोल है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, देयर आर डिफरेंट थिंग्स. इवन जेनेटिकल डिसऑर्डर जो बाय बर्थ है, तो एक जगह से क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो गया, दूसरी जगह गया तो इट इज माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट पूरा सेल का ग्रोथ ही डिस्टर्ब हो जाएगा और ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है. सो वहां पे ट्रांसलोकेशन क्यों बोला मैंने? क्रोमोसोम का, यानी एक क्रोमोसोम का पार्ट डिटैच होके दूसरी जगह गया, सिंपल वर्ड. तो वहां पे भी ट्रांसलोकेशन. बट आपको अब ये इसके डिटेल्स इतने नहीं है, तो आपको पूछेंगे तो एग्जाम में प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछेंगे, वो स्पेसिफाई करेंगे प्लांट से रिलेटेड. तो आप ट्रांसलोकेशन आते ही क्या बोलोगे? इट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, 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 नॉट क्रोमोसोम. वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर किया. जो बच्चे 11th 12th में पढ़ेंगे उनको एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे हाँ अमित सर ने ये पढ़ाया था. आपके एक रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट होने वाले हैं. जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहेंगे ना, उनके लिए ये एक परफेक्ट बेस फॉर्म हो रहा है. सो प्लीज बी वेरी वेरी फोकस. और जो नहीं बन रहे वो भी पढ़ लो यार, ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं बनना है तो इंजीनियर. 10th में तो अच्छा स्कोर करना है ना, सो फोकस अच्छे से. चलो चलो, अच्छा चलो नेक्स्ट. सो प्लांट्स में क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक स्टार्च आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूबल शुगर सॉल्यूशन थ्रू द फ्लोएम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. कितना आसान है. सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लिख लो. सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज फूड, ब्रैकेट में लिख लो फूड, फ्रॉम लीव्स
लीव्स में ही बनता है ना, फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में होता है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इज दैट क्लियर? लीव्स टू अदर पार्ट्स, राइट? वहां से फ्लोएम तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू अपर अबोव एंड अबोव अगेंस्ट द ग्रेविटी इन जाइलम, सॉरी जाइलम में, और फ्लोएम में ट्यूब है, ऊपर भी जाएगा शूट सिस्टम की तरफ और मेनली नीचे आएगा, क्योंकि रूट्स को भी तो फूड चाहिए। अब रूट्स ने इतनी मेहनत किया है, पानी लिया है, सब कुछ ऊपर तक भेज रहा है, वो बोलेगा भाई मुझे खाने को तो दो एनर्जी, एटीपी कैसे बनाऊं मैं, राइट? तो इसलिए ट्रांसलोकेशन होता है, नहीं तो वो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं होता है ना। हमारे घर में कोई मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा और उसको ही एंड में खाना दिया, तो वो बोलेगा अरे भाई जो कमा रहा है उसको तो कुछ दे दो, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा होता है। अब आप रिलेट कर लो कहाँ पे क्या क्या होता है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ अवर फैमिलीज, बट ऐसा कभी कभी हो जाता है मजेदार वे में, कुछ नोक झोंक, राइट? सो एनीवेज, तो वैसा ही है, रूट्स बोलते भाई हमें तो फूड चाहिए, ट्रांसलोकेशन करवाओ, फ्लोएम को बोलो जरा फूड इधर भी ट्रांसपोर्ट करो, तो मेनली फ्लोएम नीचे रूट्स की तरफ लाता है। इज दैट क्लियर? ओके, और भी कंफ्यूजन है तो लोकेशन प्लांट्स में आते हैं, आप क्या बोलोगे? वाटर का ट्रांसलोकेशन बोलेगा क्या? नहीं, वो बोलेगे फूड फूड फूड, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत वाटर तो सोल्यूबल फॉर्म में शुगर को ले जाना है तो जाएगा, बट इट इज फूड यार, फूड यानी शुगर, ग्लूकोज, राइट, स्टार्च। सो मैंने कैसे बोला था 8th ICSE बैच को, उनको जब पढ़ा रहा था मैं, ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक था उनका, तो मैंने उनको ऐसे एक आइडिया आया मेरे मन में, मैंने बोला था देखो एग्जाम में याद आए तो कैसे डेफिनेशन में लिखोगे, इट्स अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर एरियल पार्ट्स, यानी जो भी फूड विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो आपको फूड टर्म नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बोला, लोकेशन है। व्हाट इज लोकेशन? लोकेशन यानी आप नहीं करते हो क्या, अब इमेजिन आप में से पुणे में रहते हो तो आपको पिज्जा खाना है पिज्जा हट का, या फिर वीकेंड आ गया है, अभी छोड़ दो यार, लॉकडाउन की बात है, आई नो यू आर वेरी बोर्ड, बट कभी ना कभी तो लॉकडाउन खुलेगा, तो उसके बाद जब जाओगे तो आप बोलते हो अरे मुझे इस लोकेशन का पिज्जा खाना है, मुझे इस लोकेशन में पाव भाजी अच्छी मिलती है, इस लोकेशन का पनीर बहुत अच्छा है, इसी रेस्टोरेंट में मम्मी पापा जाना है, तो यू जस्ट फाइंड आउट फॉर लोकेशन ऑन गूगल मैप, ये होटल कहाँ पे है, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट फूड। बिग स्माइल, कैसा आइडिया है? तो ऐसे फनी वेज बना लो यार, ये अपने वेज है, ऐसे ही कोई दिए नहीं है कोई बुक्स में, मेरे इनोवेटिव वेज है, मैं बोलता हूँ ना ऐसे ही हमें पढ़ना है, एंजॉय करते। सो भूलोगे नहीं, फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, वेरी गुड। सो अब इसमें क्या दिया है आप समझो, मैंने क्या बोला आपको, food manufactured in the leaf is required for use by all the parts of the plant. Glucose is formed in the leaf. अगर ये एक लीफ है, right? Glucose is formed, right? Glucose is formed. Glucose बना, right? अब क्या होगा? The glucose is formed in the leaf very rapidly during photosynthesis. It cannot be transported to other parts with the same rapidity. बन तो जाता है जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस, बट उसकी रैपिडिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसे ट्रांसपोर्ट करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द लीफ फॉर इनसोल्यूबल स्टार्च फॉर्म। सो इन द लीफ और जब नीड है तभी ले जाना है तो कहीं ना कहीं स्टोर तो करना होगा। इन द लीफ कैसे वो कन्वर्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इन द लीफ, इट इज कन्वर्टेड in the form of insoluble starch. Is that clear? Starch for temporary storage है ये थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो रूट्स को चाहिए ना भाई, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, जिसने इतना मेहनत किया वाटर पुल किया उसको ही नहीं देंगे तो प्लांट जिंदा रहेगा क्या? नहीं, वो बोल देगा मैं नहीं लूंगा, एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, मैं ऑस्मोसिस नहीं करूंगा, मैं डिफ्यूजन नहीं करूंगा, मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स नहीं करूंगा, देखता हूं आप क्या करोगे। नहीं होता है तो सबको हेल्प करना है, प्लांट अपने अपने पार्ट्स के साथ थोड़ी ना झगड़ा करेंगे, तो इसी वे में हो जाता है, हमें भी हैप्पी हैप्पी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, राइट? सो एट नाइट दिस स्टार्च इज रिकन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल शुगर। सब कुछ मेहनत कर लिया फुल डे में प्लांट ने, अब क्या होता है एट नाइट टाइम्स दिस स्टार्च इज रिकन्वर्टेड इनटू सोल्यूबल शुगर्स लाइक सुक्रोज। दिस स्टार्च इज रिकन्वर्टेड, ये कन्वर्जन रिकन्वर्जन चलते रहता है, इनटू सोल्यूबल शुगर, राइट? सोल्यूबल शुगर बना, फिर क्या होगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड इन सोल्यूशन थ्रू द वेन्स ऑफ द लीफ डाउन थ्रू द फ्लोएम, विच इज ट्रांसपोर्टेड
which is transported in solution form through the veins of leaf. In solution form, in solution form through veins of leaves. veins यानी उसमें फ्लोएम भी आया जाइलम के साथ. veins of leaves, वेन्स ऑफ लीव्स. आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा प्लांट का वर्किंग कैसा होता है. जैसे हमने ह्यूमन बॉडी में देखा ना, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपने पढ़ा था पूरा 9th में, राइट. डाउन थ्रू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम, डाउन थ्रू द फ्लोएम ऑफ द स्टेम एंड डाउन थ्रू द फ्लोएम. रूट्स की तरफ जाना है ना. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके. देखो यहां पे जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ये है, जाइलम लेफ्ट में, इधर है फ्लोएम. दिस इज फ्लोएम. ये क्या करे, इसमें कंपेनियन सेल्स होती है, लीफ सेल्स होती है. देखो लीव्स के यहां से कैसे होता है, जो फूड बनाए, ये फूड ये जाएगा और ये यहां से नीचे कैसे जाएगा, यहाँ पे सिव प्लेट्स होती है, सिव प्लेट स्ट्रक्चर में. याद है ना, सब कुछ 8th में हुआ है बच्चों, भूलना नहीं है, राइट. इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, बट अभी आपको 8th में क्यों सिलेबस में दिया, क्योंकि आगे इसका रेफरेंस आएगा. 8th में अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं जानते फ्लोएम का, तो आगे ये सब कैसे पढ़ते, राइट. इसलिए जिसने भी आपका सिलेबस फॉर्म किया, बड़ा ब्यूटीफुली किया, टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. 8th 9th 10th एवरीथिंग इज very beautifully arranged to make your concepts crystal clear. You should know the beauty of biology, right? So biology is super fun and super fantastic subject, right? So phloem में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में नीचे गया. अगर ये एक लीफ है तो नीचे जाएगा, और ये नीचे सपोज यहाँ पे रूट्स है, तो रूट्स की तरफ भी तो फूड जाना चाहिए ना, और ऊपर भी कुछ सूट सिस्टम में चाहिए. तो बाय डायरेक्शनल होता है फ्लोएम में, मेनली नीचे बट ऊपर भी जाता है, राइट. सो दिस इज द वे, जिस वे में सब कुछ होता है. ट्रांसलोकेटेड फूड इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम डाउन टुवर्ड्स रूट सिस्टम. और ये तो जाइलम तो ऊपर ही ऊपर जाएगा ना, यूनिडायरेक्शनल होता है. ये डिफरेंस है दोनों में का, आपको याद होगा 8th में पढ़ा है डिटेल में, राइट. 8th 9th दोनों टाइम आई थिंक पढ़ा है आपने, राइट. अच्छा, ये कौन सा ट्री है बताओ. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, समटाइम्स इन दिस वे द फूड इज ट्रांसपोर्टेड. हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट मे गेट रिकन्वर्टेड. बाद में कुछ प्लांट्स में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दिस सोल्यूबल शुगर जो कि फ्लोएम से गई है, is reconverted into starch for storage. दिख रहा है आपको, स्टार्च के फॉर्म में. देखो यहाँ पे ये क्या है, पोटैटो. ये पोटैटो ट्री कभी आपने देखा होगा गार्डनिंग में, तो ऐसे नीचे होता है ट्यूबर्स. और 9th में सब कुछ हुआ है बच्चों, नहीं हुआ है ऐसा बोलना ही नहीं है बिल्कुल. दिस आर पोटैटोज, राइट. पोटैटो. तो पोटैटो में क्या होगा, पोटैटो में स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है. आपको 8th 9th में हुआ है, अब बोलो मत कि नहीं पता है आपको, राइट. टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द प्लांट. सो इन पोटैटो गेट स्टोर्ड, स्टार्च गेट स्टोर्ड. अब आप पोटैटो चिप्स खाते हो, आपको वो क्या क्या आता है पिज्जा के साथ वो बनाते हैं ना, पोटैटो के आइटम्स अच्छे नहीं होते हेल्दी. ऑयल के साथ तो बड़ा अनहेल्दी होता है. बट अब क्या करें, आपने तो सुनना नहीं है मेरी बात. एटलीस्ट ये तो समझ लो कि ऐसे होता है वो स्टोरेज, क्यों होता है प्लांट में, राइट. इट्स ऑल क्लियर. चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. छोटा सा है पार्ट, हम जल्दी से फिनिश कर देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्रूशियल कॉन्सेप्ट है बट आसान है, राइट. चलो एवरीवन विथ मी, फटाफट हेडिंग दे दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा फोकस चाहिए, बट आसान है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा टफ है. और टफ भी रहा तो हमारे पास सब कुछ है, हम इसे इजी करेंगे. 2 इसमें डिवाइड करते हैं हम इसे. किसमें, 2 इसमें. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर आता है. सेकंड क्या है, सेकंड आर इंटरनल फैक्टर्स, राइट. दोनों में हमने डिवाइड किया.
इनमें फिर वही क्लोरोफिल प्रोटोप्लाज्म आता है, राइट। तो इसमें टोटल 4 फैक्टर्स है। एक्सटर्नल में क्या क्या है? लाइट, CO2, टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लू लाइट, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर। और इधर क्या है? क्लोरोफिल प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट, बोलो मुझे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसका क्या फीचर है जो कि क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लिख लो ऐसे, सो दैट रिवीजन के वक्त आसान होगा। एक्सटर्नल फैक्टर पूछा या शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट पूछा तो आप, राइट। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलो वन बाय वन जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलो क्या होगा लाइट इंटेंसिटी में? सिंपल है बच्चों, देखो मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, आसान हो जाएगा। देखो एक है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। इज दैट क्लियर? यहां पे मैंने फैक्टर रखा लाइट इंटेंसिटी इन दिस, और यहां पे मैंने क्या रखा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा या कम हुआ है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? लाइट इंटेंसिटी। अब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, यहां पे देखो, आप बोलो मुझे क्या होना चाहिए लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के बाद? ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, राइट। बट यहां पे एक पॉइंट आता है, दैट इज एस डैश, एंड दैट इज वेयर देयर इज अ फर्स्ट लिमिट वेयर इट गेट्स स्टेबलाइज। उसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा तो वो नहीं बढ़ता है, वो प्लेट्यू आ जाता है। तो इट इज पॉइंट एस, यानी वहां पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है CO2 का, उतने कॉन्सेंट्रेशन रहा तो, उससे ज्यादा रहा तो मैं आगे बताऊंगा। सो इट इज 0.02% ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट मैं यहां पे ब्लू से कर लेता हूं, यानी आपको याद रहेगा, राइट। इज दैट क्लियर? यहां तक बढ़ ही रहा है वो। इसके बाद अगर मैंने CO2 0.02 ही रहा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन, और अगर मैंने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया तो भी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, राइट। सो देखो यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर इतना ही CO2 रहा तो देखो इतना ही आ जाता है वो, प्लेट्यू। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट स्टेबलाइज्ड। रेट स्टेबलाइज्ड, किसका रेट? फोटोसिंथेसिस का, राइट। एट 0.02% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। कितना कॉन्सेंट्रेशन है यहां पे? देखो दोनों तरफ उतना ही था शुरू से, 0.02% CO2 कॉन्सेंट्रेशन, 0.02% CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्लिनिकली ऑब्जर्व किया, आप बोलोगे सर इतना ही क्यों? तो देखो याद रखना है बच्चों, अब ये क्लिनिकली एक्सपीरियंस के थ्रू साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो हमें बस उतना ही, उसमें और क्या हाई फंडा कॉन्सेप्ट क्यों लगाना है अननेसेसरी? उसके डिटेलिंग बहुत सारे, बट आपके लेवल पे नॉट नीडेड। क्यों हम फालतू में इतना टेंशन ले, राइट। बिंदास रहने का जो दिया है, जहां पे जरूरी है मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। यहां पे इट इज क्लिनिकली एविडेंट, सो दैट्स इट। 0.02% CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो गया? इतना अगर रहा तो लाइट डेंसिटी यहां तक तो बढ़ेगा, बट उसके बाद स्टेबलाइज होगा अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो, राइट। सो फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। मैं क्या लिखूंगा? फोटोसिंथेसिस। लिखो मेरे साथ, ग्राफ भी बना लो अभी फटाफट, पॉज करके बना लेना। आई विल मूव फटाफट, क्योंकि खत्म करना है हमें, और मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। इंक्रीजेस विथ लाइट इंटेंसिटी, to some extent it is true with light intensity up to a certain limit only। मैंने यहां पे लिमिट देखो ये मार्क किया S dash, up to a certain limit, then it gets stabilized at the point S dash, then limit it gets stabilized at point S dash। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? दैट इज 0.02%। एस डैश यानी वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, क्योंकि CO2 और लाइट दोनों भी लगते हैं ना फोटोसिंथेसिस को, तो CO2 का भी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन बाहर क्लाइमेट में होगा, राइट। कंसंट्रेशन, इज दैट क्लियर? फर्स्ट लिख लिया सबने। अब देखो यहां पे मैं एड ऑन कर रहा हूं सेकंड फैक्टर, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। चलो एवरीवन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन लिखा सबने? सबने लिख लिया? चलो एवरीवन, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
आपको लग रहा होगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या, ग्राफ्स एंड ऑल दैट, ये आपको वहां पे ज्यादा होता है, बायो में बहुत रेयरली होता है, बट जो भी होता है बड़ा आसान होता है और मजेदार होता है, इसमें कुछ टफ नहीं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और ऑब्वियसली यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बोलो मुझे, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, चलो फटाफट, दोनों साथ में भी बना सकते हो ग्राफ, बट आई विल एक्सप्लेन विद इन दिस वे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन वाई एक्सिस। तो मुझे कंपेयर करना है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, इज दैट क्लियर? ओके, फटाफट देख लो, होता क्या है, 0.02 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद अगर सेम रहा तो यहाँ पे क्या, ये है S डैश, 0.02% ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद अगर इफ एट दिस पॉइंट द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज, बाहर क्लाइमेट का बढ़ा दिया, द फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस, राइट, फिर ऐसे वक्त फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, राइट। यानी यहां पे अगर मैंने लाइट इंटेंसिटी ऐड कर दिया वाई एक्सिस पे, लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट इंटेंसिटी का भी क्या होगा, उसके साथ यूटिलाइजेशन होगा, राइट। यानी लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा दिया और CO2 गया तो फिर उसके साथ रेट दोनों भी बढ़ेगा, राइट। सो यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट इज S डैश, उसके बाद देखो क्या होता है, देन इट इंक्रीजेस लाइक दिस and then comes a plateau, is that clear? तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे जो मैक्स पॉइंट है, ये वाला जो धीरे से बढ़ा है, ये वाला, यहाँ पे इट इज S डैश डैश, इसको क्या बोला मैंने, इट इज 0.05%, ये 0.02 है ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन, इतना था यहाँ पे तो बढ़ गया, उसके बाद लेकिन प्लेट्यू इतना ही है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, राइट। समझ में आ रहा आपको, इज दैट क्लियर? देन अगेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट स्टेबलाइज्ड, क्योंकि हमने CO2 बढ़ा इसलिए फिर उसके साथ यूटिलाइजेशन होगा लाइट इंटेंसिटी का भी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपके? थोड़ा ग्राफिकल है, बड़ा आसान है, अगर आप अच्छे से ट्राई करो समझने का, राइट बच्चों। सो आफ्टर S डैश बता रहा हूं मैं, आफ्टर S डैश दैट इज 0.02% ऑफ CO2, जो कि वहां तो बढ़ेगा ही, देखा ना हमने, यहां पे 0.02 रहा तो उसके साथ तो बढ़ना ही है, होना ही है, बट उसके बाद इफ एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट, S डैश की बात कर रहा हूं मैं, CO2 is concentration is increased, then photosynthesis also increases further, rate of photosynthesis, then rate of photosynthesis also increases। देखो यहाँ पे बढ़ा है ना, रेट बढ़ रहा है वो, राइट, ये जैसे बढ़ा है, एक जगह एक ब्रेक आया, फिर मैंने CO2 उतना रखा तो ये वाला रहेगा इतना ही, फिर लाइट इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो आप, बहुत सारा लाइट दे दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, रेट बढ़ेगा नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं होगा, बट यहां पे रेट बढ़ेगा, राइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि मैंने 0.05%, बस ये फिगर्स याद रखना है बच्चों एग्जाम के लिए, कुछ नहीं है इसमें, बाकी वेरी इजी, आल्सो इंक्रीजेस फर्दर एंड अगेन गेट स्टेबलाइज एट, अगेन लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना पॉज करके, अभी फोकस कर लो, यानी आपको अगर लग रहा है तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड एंड अगेन पॉज एंड राइट डाउन इन नोट्स एट पॉइंट S dash dash, that is 0.05%. Is that clear? समझ में आया आपको? This is 0.05%, right? तो ऐसे होता है ये. So these are the collective two factors, light intensity as well as CO2 concentration on this axis, right? समझ में आया आपको? Very good. तो लाइट इंटेंसिटी का, अब लाइट इंटेंसिटी बढ़े तो भी बढ़ेगा रेट, क्योंकि उसके साथ मैंने CO2 बढ़ाया, बट CO2 नहीं बढ़ाया 0.02 तक, तो ये रहेगा, फिर लाइट इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा तो इट इज स्टेबलाइज एट दिस लेवल, बट यहाँ पे आगे गया है स्टेबलाइज होके, राइट। वेरी वेरी गुड बच्चों, ओके इट्स क्लियर। अब थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर।
फिर से ग्राफ बना लूं। ओके, इसमें मैंने फिर से ग्राफ बनाया, y एक्सिस, x एक्सिस, यहां पे मैंने नीचे क्या लिखा, अब मैं लिखूंगा टेम्परेचर x एक्सिस पे। जो फैक्टर स्टडी करना है वो x एक्सिस पे ना, जो जो डाल रहे हैं हम फैक्टर, राइट। सो इट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस इन दिस एक्सिस, एंड यहां पे है y पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर्स की मार्किंग। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इजी। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। देखो ये ग्राफ है, मैंने फिर से ड्रॉ किया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, बट यहां पे एक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना दिया है ये बुक में आपके, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद अगर मैंने बढ़ाया, राइट, सो द रेट फॉल्स एंड स्टॉप्स अबोव 40, लिटरली 40 तक तो वो स्टॉप ही हो जाता है। सो मैक्सिमम सुटेबल टेम्परेचर इज 35। उसके बाद देखो कैसा होता है ग्राफ, देन लिटरली रेट फॉल्स एंड ड्रॉप्स लाइक दिस। देखो ये दिस काइंड ऑफ ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होता है ये, राइट। सो ये कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, 35, ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर का पॉइंट। ये ग्राफ ऐसा ही याद रख लोगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा, ये भूलना नहीं है इतना। आइडियली इट शुड इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, जो केल्विन सॉरी C3 C4 प्लांट्स और कैम्प प्लांट्स, और किसी किसी प्लांट्स में तो 40 के ऊपर ही अच्छा होता है फोटोसिंथेसिस, बट ये एक्सेप्शन है, इट इज ऑफ 11th-12th लेवल। आपको बड़ा सिंपल सिंपल दिया, इतना ही याद रखो आप। बाकी डिटेल्स 11th-12th में जो डॉक्टर बनेंगे वो नीट के लिए पढ़ लेंगे, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। सो टेम्परेचर क्या, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। with the rise in temperature the rate of photosynthesis increases, right, increases, and the rise occurs up to optimum temperature. It occurs up to optimum temperature, that is 35 degree Celsius. Maximum suitable temperature when the photosynthesis, where the photosynthesis occurs best. किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे, इट इज मैक्सिमम सुटेबल। इसके आगे क्या होता है मैं बताता हूं, टेम्परेचर when the photosynthesis occurs best, राइट। इसके आगे अगर बढ़ा या तो वहां पे देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स जो जरूरी है रिएक्शन के, इसके क्लोरोफिल का भी डिस्ट्रक्शन होगा, उसके आगे फिर नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको, फिर से ये ग्राफ देख लो, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम ये पॉइंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर है एक्स एंड वाई, रेट ऑफ, तो यहाँ पे बड़ा ये है टेम्परेचर का सिंबल, बड़ा यहाँ पे 35 पे ऑप्टिमम, वहां पे बेस्ट रहेगा। अगर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होगा, आगे आगे जाके फॉल डाउन शुरू होगा, ऐसे देखा। क्यों होगा वो फॉल डाउन, बिकॉज देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड फोटो ऑक्सीजन ऑफ पिगमेंट, सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता है भाई। किसी ने पूछा एग्जाम में तो आंसर क्या बोलोगे, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स जो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड ऑल्सो देयर विल बी फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ऑल्सो फोटो ऑक्सीडेशन, हीट ज्यादा रही तो हो जाएगा ना, ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट का भी डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो डिसइंटीग्रेट्स, इसलिए यहां पे फिर आगे अगर स्ट्रक्चर ही नहीं रहे तो कहां होगा फोटोसिंथेसिस। एंजाइम और प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स को ज्यादा हीट किया तो वो डिस्ट्रॉय होता है। आपने एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं बायोलॉजी में, राइट। सो इसलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम को ज्यादा दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इज दैट क्लियर, लॉजिक है ना, सिंपल। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, a rise of 10 degree Celsius up to optimum temperature doubles the rate of photosynthesis। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों 35 डिग्री सेल्सियस, भूलोगे नहीं ना, पक्का एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं फॉर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, a rise of 10 degree Celsius up to a rise of 10 degree Celsius up to optimum यानी 35 तक, up to optimum temperature
दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखो, यहां पे देखो आप, अगर 20 to 30 राइज हुआ, यहां पे अगर 20 है, यहां पे अगर 30 है और ये है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 20 to 30 में क्या होगा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कितना होगा, डबल हो जाएगा। 22 to 32 में डबल हो जाएगा, 25 to 35 में डबल हो जाएगा। सो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस राइज, क्या होगा, डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर, सिंपल चीज है, डबल। बट 35 क्या आगे डबल होगा क्या, नहीं, अरे डबल क्या, वो तो कम होने लगेगा क्योंकि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैंने रीजन भी बता दिया आपको व्हाई। क्लियर, तीनों फैक्टर क्रिस्टल क्लियर। देख लो, दिस इज लाइट इंटेंसिटी फर्स्ट, हमने देखा ऐसा है, यहां पे क्या पे होगा 0.02% ऑफ CO2। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, CO2 में, यहां पे देखो, यहां पे दो चीजें होंगी, अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो यहां पे, अगर यहां पे एक होता है 0.02 और दूसरा इट विल इंक्रीज लाइक दिस, अगर मैंने बढ़ाया तो 0.05% ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की बात कर रहा हूं मैं, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है टेम्परेचर, ऑप्टिमम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके यहां पे बढ़ेगा, कम होगा। इज दैट तीनों फैक्टर्स क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वेरी गुड। सो हमने कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा, देख लो, हमने टेम्परेचर देखा, हमने लाइट इंटेंसिटी देखा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड तो CO2 था, ये थर्ड था टेम्परेचर, CO2 देखा। सो इतने हैं क्या, फोर्थ क्या है, लास्ट वन, इट इज वाटर कंटेंट, वेरी इजी। इसका और फोटोसिंथेसिस का क्या रिलेशन है, बोलो मुझे। वेरी सिंपल बच्चों, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू रेड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल और ड्यू टू एक्सेसिव लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। अगर वाटर लॉस कम हुआ, वाटर स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू एनी रीजन, रेड्यूस एब्जॉर्प्शन किया रूट्स ने या फिर ज्यादा लॉस हुआ, reduces the rate of फोटोसिंथेसिस। अरे आप सोचो ना, अगर वाटर नहीं है तो रिएक्शंस किसके होंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होगा, नहीं होगा, राइट। बाय डिक्रीजिंग द डिफ्यूजिव कैपेसिटी, उसकी वजह से डिफ्यूजिव कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, बाय डिक्रीजिंग द डिफ्यूजिव कैपेसिटी ऑफ CO2 इनटेक। क्यों, क्योंकि कम वाटर है तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, क्योंकि ओपन होने के लिए वाटर अंदर जाना चाहिए, फ्लैट स्टोमेटा, ओपनिंग क्लोज, CO2 अंदर नहीं आया, वाटर भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। सो बाय डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, राइट। ओनली 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फॉर द रूट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, राइट। कितना, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर, ये भी याद रख लो आप, कितना, ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड is utilized, absorbed by whom, by roots, absorption देखा ना हमने, is utilized in photosynthesis। फूड के लिए तो इतना कम लगता है बट उतना भी क्रूशियल है, अगर उतना ही रहा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या, मेनली बाकी का तो वाटर ट्रांसपिरेशन में निकल जाता है 98%, हमने देखा ट्रांसपिरेशन टॉपिक में, वेपर्स के थ्रू, क्योंकि कूलिंग मेंटेन करना है, ट्रांसपिरेशन पुल को बनाना है, वाटर का एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है जाइलम में। बट फोटोसिंथेसिस के लिए इतना ही है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मच नीडेड, इतना कम है फिर भी मच नीडेड है। क्यों, जैसे होता है ना, नमक अगर नहीं है खाने में तो आपको टेस्ट आएगा, 1% नमक यूज होता है पूरे फूड में, 1 to 2%, बट इट इज द मोस्ट इसेंस ऑफ अवर टेस्ट बर्ड्स। वैसे ही अगर इतना वाटर भी इतना ही वाटर लगता है बट इट इज वेरी मच नीडेड, उसके सिवा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, राइट। सो हमें लगता है कुछ चीजें कम है तो उसका नहीं रहा तो भी चलेगा, बट नहीं, फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन ही वाटर की वजह से होता है। इज दैट क्लियर, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में ये समझ में आया, रेट ऑफ। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।
आई थिंक आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, मोस्टली देखते हैं एंड होता है क्या हमारा सेशन। लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट्स ही बचे अभी जो कि काफी आसान है। सो लेट्स सी क्या क्या होगा, बट अभी के लिए तो इनफ है आई गेस, राइट, क्योंकि काफी क्रूशियल कॉन्सेप्ट हमने सीखे। सो नेक्स्ट लेक्चर, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, राइट। आर यू ऑल एक्साइटेड? वेरी गुड। आपका बीनू भी आ गया है, वो भी बड़ा हैप्पी है, सो हैप्पी। क्यों बीनू इतना हैप्पी क्यों है? क्योंकि उसने काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देख लिए, लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू नॉट। और बियर भी काफी हैप्पी है, सो बोथ आर अगेन हैप्पी, और बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जल्दी जल्दी एंड सेशन है, तो बीनू थोड़ा सा अंदर से दुखी भी है, क्योंकि उसको आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आप जंगल बुक से बाय बाय कर दोगे, उसके बाद तो आपका एक नया चैप्टर ह्यूमन बॉडी का शुरू होगा। दिस वाज द एंड, दिस इज द एंड। तो बीनू के लिए तो थोड़ा दुखी होना, अपसेट होना बनता है, बट अभी के लिए हैप्पी है। अभी उसको पता नहीं बेचारे को अपन हम उसे बाय बाय बोलने वाले। सो लेट्स कीप अ बिग स्माइल विथ बीनू लाइक दिस, राइट? ओके, बीनू इज सो हैप्पी। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। बीनू भी यही बोल रहा है, नेवर नेवर, हमेशा पढ़ते रहना है और अच्छा अच्छा हमें रिजल्ट भी देना है, राइट? So I hope we are done for today, 4th session. I will see you very very soon in 5th session. Till that time, बोलो बोलो, अब आप बोलोगे इस बार। Keep smiling, keep rocking, keep shining, shining stars of SSR. Okay, चलो very good, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, लेजीनेस नहीं, आज के आज कंप्लीट करो जो होमवर्क और जो भी बोला है मैंने, और आई विल सी यू वेरी सून। ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से खाओ पियो, लॉकडाउन है बट एंजॉय करो, बोर नहीं होना है, और जल्दी ही मिलेंगे। चलो बाय।